बिल्कुल जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की आप लोग सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का सच, वो मेरी ज़िंदगी का सच है। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि स्कूटी के लिए कि मेरे को स्कूटी के इन्होंने मुझसे पैसे ले लिए थे और मुझे स्कूटी पे हाथ लगाने का अधिकार नहीं था। आपने देखी होगी। अब मैं आपको और आगे बताती हूँ कि मई का महीना था तो इसने मुझे किस तरह से टॉर्चर किया कि भाई ये तो अब काबू में तो आ नहीं रही, अब इसे परेशान कराना है। तो इसने क्या करा कि अचानक से हमारे पास पुलिस का फ़ोन आता है बड़ी कोतवाली से कि आइए ईशा बेरी जी और सचिन बेरी जी, आप यहाँ बड़ी कोतवाली आ जाइए और आपकी सास रजनी अरोड़ा ने आपकी कंप्लेंट की है। ठीक है, हम मम्मी को बिना बताए चुपचाप कोई बहाना लगा के गए और बड़ी कोतवाली और पुलिस ने हमारे से बहुत बदतमीजी करी। ठीक है, अब मेरी बहन भी कहती है कि तेरी पुलिस क्या कर लेगी। आप समझ रहे हैं कि मेरी बहन का रोल कहाँ है। मेरी बहन भी कहती है कि पुलिस तेरी क्या कर लेगी। वो इसका दलाल जो बैठा है दीपक खन्ना, वो भी कहता है कि पुलिस तो तेरी फाड़ के रखती, तेरी पुलिस में भी नहीं चलती। ठीक, आप ये पॉइंट पकड़िए। ये भी ये बोलता है, मेरी सास भी बोलती है तेरी पुलिस में है ना तो जा कर ले। राहुल बेरी भी ये बोलता है कि तेरे में जहाँ एसपी डीएसपी डीएम जहाँ तक तेरी पहुँच है वो तू कर ले। ठीक है, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं जो मुझे पुलिस दिखाते आए और मेरी पुलिस इसलिए नहीं सुनती क्योंकि मैं इनकी जैसी देह व्यापारी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई हूँ और ना मैं अपना जिस्म देह व्यापारी करती हूँ, ना मैं जिस्म बेचती हूँ। जिस दिन मैं जिस्म बेचूंगी ना तो मैं पुलिस को नहीं बेचूंगी, फिर मैं तो सीधा फिर हाई कमांड मंत्रियों को नहीं बेचूंगी अपना जिस्म। लेकिन ये मुझे इतना टॉर्चर करते कि तेरी तो पुलिस भी नहीं सुनती, यानी कि ये इतना मजबूर करते हैं कि मैं अपना जिस्म बेच ही लूँ, इनको मैं अपनी दलाली खिला के ही मानूँ। ठीक है, इन्होंने इतना मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रखी सबने मिलके। फिर क्या हुआ कि जब पुलिस में हमने बात सुनी तो मम्मी का वहाँ सारा लेटर लिखा हुआ था कि मम्मी कि हमने रजनी बाला के घर में गए हैं और हमने उनके सब मारपीट करी है। घर में जो सामान होता है वो गिरा हुआ था, वो सब उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया जिसमें फ्रिज गिरा हुआ था, घर के जो जैसे लड़ाई होती है तो जो सामान गिरता है उस टाइप की वीडियो दिखाई। और ये लिखा हुआ था कि मैंने अपनी मम्मी को उबलते पानी से उनको जलाया है। जी हाँ, ये रिपोर्ट आज भी है मेरे पास रखी है। तो जब हमने अपनी मम्मी से पूछताछ करी तो मेरी मम्मी इन्हीं के साथ थी या नहीं थी, ये डर था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी ने कंप्लेंट करी। और फिर जब उनसे पूछा गया प्यार से या जो किसी के रिश्तेदारों से माध्यम से हमने पूछवाया कि तुमने ये तहरीर क्यों दी, तो उन्होंने बोला कि तेरी सास ने मुझे बोला था। जी हाँ, तेरी सास ने मुझे बोला था कि मैं तेरे पैसे वापस तब दूंगी जब तू अपनी ईशा की रिपोर्ट कर देगी, क्योंकि मेरी सास ने मेरी मम्मी से कुछ बड़ी अमाउंट ली थी उधार के चक्कर में, जो मेरी मम्मी जब इनके मांगने गई और खड़खड़ी में भी काफ़ी मेरी मम्मी ड्रामा करती थी कि मेरे पैसे वापस दे दो, तो मेरी सास मेरी मम्मी के पैसे वापस नहीं देती थी। तब मेरी मम्मी ने जब मुझे बताया कि इस तरह से बड़ी अमाउंट में मेरी मम्मी से इन्होंने काफ़ी पेमेंट दे रखे हैं, लगभग मेरी मम्मी से इन्होंने 5 लाख रुपया ले रखा था। और अभी मेरी बहन बोलेगी कि मेरी बहन झूठ बोलती है, हिमानी बोलेगी कि मेरी बहन झूठ बोलती है। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं के साथ देह व्यापारियों में शामिल है। तो अपने आप के वो पर्दे ढकने के लिए या फिर किसी तरह से टॉर्चर है जो अब मेरी सास और राहुल बेरी की बात मानती है और झूठा झूठा ये कह देती कि मेरी बहन पागल है, मेरी बहन झूठ बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मेरे पैसे ये रूमा तेरी सास दे नहीं रही है, तो उन्होंने कहा तू अपनी लड़की की पहले कंप्लेंट कर दे, मेरे लड़के की भी कर दे, तो मैं तेरे को शाम को पैसे दे दूंगी। मेरी मम्मी इनके घर में जाती थी, रूमा बेरी के घर में, जब मैं अलग हो गई थी। और मेरी सास मेरी मम्मी की डेथ के बाद उस पिताजी के घर में जाती थी। ये देह व्यापारी औरत क्या करती थी मेरी बहन के घर में जा करके मेरे पिताजी की संपत्ति में क्यों पैर रखती थी। आप समझदार है। ये लड़कियों को टारगेट करती है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इसका ताल्लुकात कुछ मुसलमान भाइयों से है, लव जावेद लड़कों से है, जो ये ऐसी लड़कियों को दिखाती है जिनके पीछे वो लड़के लगाते हैं, हिंदू बन के वो लगते हैं, फिर इनको प्यार में लेते हैं और इनको अच्छी जगह ले जा कर के जैसे देहरादून कहीं ले गए और वहीं पे इस पार्लरों में कर्नल की कोठी में कहीं जा कर के छापा पड़वाते हैं और फिर वहीं पर इनको टॉर्चर करते हैं, इनकी संपत्ति काम करते हैं और इनको देह व्यापारी में लगाते हैं। जी हाँ, ये इनका काम है। रूमा बेरी जी का, राहुल बेरी जी का, दल्ला भी इनका, मोमडन भी इनका और वशीकरण करने वाले तांत्रिक भी इनके, मौलवी भी इनके, सब तरह की जो आजकल प्रयोग चल रहे हैं। और
ये सब कराते हैं। आपने वो भी डेट फुटिया भी सुनी होगी। डेट फुटिया के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे हाथ में इनके घर में डेट फुटिया लग गई थी। अब डेट फुटिया क्या होती है आप नेट पे सर्च कर लीजिए। जो ये मेरी सास मुझसे एक खौफ खाती है कि मैं इसकी सच्चाई ना बोल दूं। अब लेकिन इसने जब सब कुछ खराब कर ही दिया, अब तक तो मैं चुप थी, आप लोगों को कभी कुछ बताया नहीं था, अब मैं सब कुछ बता रही हूँ। जी हाँ, मेरी सास ये सब तंत्र विद्या घर में करती है। इसके घर में एक डेट फुटिया जिन भी है जो ये लड़कियों के पीछे लगाती है और उनको अपने वश में कराते हैं राहुल बेरी जी और ये, और फिर ये उनसे धंधा कराते हैं। जो लड़कियां अपना आपा खो देती है और फिर उनको ये वीडियो बनाकर उनको टॉर्चर करते हैं, उनसे पैसे कमाने के लिए उनको धंधे में लगाते हैं। ये सब राज जब मुझे पता लगे तो इनको मेरे से खौफ हो गया और इसने मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिया। मैं तब भी बच गई, नहीं तो अगर आज मैं जिंदा नहीं होती तो आप लोगों के बीच में मैं इतना इनके राज नहीं बता रही होती। अभी आपको मैंने बताया मम्मी ने रिपोर्ट करी, तो ये इस तरह से इसने हमें बिजी रखा। देखो रिपोर्ट भी इसने मेरी मम्मी से करवाई और हम पुलिस के धक्के खा रहे। पूरा मार्च का महीना हमारा निकल गया। रोज पुलिस हमें सुबह बुलाती थी 10-11 बजे और शाम को छोड़ती थी। कभी हड़की पौड़ी चौकी और कभी बड़ी कोतवाली, ये 2 जगह हमारे चक्कर डेली लगते थे। हम कमाते ही नहीं थे क्योंकि चारधाम यात्रा का सीजन चल गया था। पूरा मई हमारा खराब हो गया। यही हम अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हम मम्मी के घर गए नहीं, हम जाते ही नहीं थे। जब शादी के पद फेरे से मेरे को आने ही नहीं दिया मेरी बहन ने, तो उस वक्त वो पुलिस ये कहती थी कि तुम अपनी मम्मी के घर पे गई और तुमने अपनी मम्मी के साथ मारपीट करी है, घर में तोड़फोड़ करी और अपनी मम्मी को जलाया है। इस तरह से वो, और ये एडवोकेट के द्वारा हुआ था। मैं आपको उन एडवोकेट के नाम भी बता दूंगी। 2-3 एडवोकेट ने मुझे बहुत परेशान किया है। इनको तो परमात्मा भी नहीं छोड़ेगा। ये नाजायज पैसे के चक्कर में ना, ये भुक्कड़ जो एडवोकेट बैठे होते हैं कभी देखते नहीं है कि क्या से क्या हो रहा है। बस अरे तुम्हें काला कोट पहनाया है, शनि देव हो तुम, लेकिन तुम न्याय नहीं कर रहे। तुम तो बस, तुम्हें तो पैसा मिलना चाहिए। बिना सच्चाई को जाने के चक्कर में आप लोग छोटे से छोटे FIR दर्ज करवाने में चौकियों में भेज देते हो। और आप जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं जिनकी पुलिस से अच्छी सेटिंग होती है, वो तो वहीं से ही रोशनाबाद से कोतवाली फ़ोन कर देते हैं कि भैया ये इनको ईशा बेरी को बुला लो और जरा बुला लो, अच्छी तरह हड़काना, इनका टाइम बर्बाद कराना। अब सोचो मई का महीना हमारे सीजन कमाने का और पूरा मई लग गया। हम रोज़ सुबह जा रहे शाम को आ रहे, हमें पूरा 1 महीना कमाने नहीं दिया। ड्राइवर भाई भी आधे भाग गए। किसकी प्लानिंग थी, किसकी साजिश थी कि हम कमा ना सके? राहुल बेरी जी की, जो अपने भाई से जलता है रावण जैसा भाई। रावण का भी वध हुआ था, इसका भी होगा। और ये रावण की बहन जो है ये सूर्पनखा हमारी सास रूमा बेरी, इन दोनों ने इतना जीना हराम कर दिया था कि हम उस वक्त रोटी नहीं कमा पाए। क्यों? क्योंकि मेरी सास को लग रहा था कि अब ये लौंडा कमाएगा तो ये सारा बीवी को देगा। अब तक तो ये अपनी माँ को देता था। अब इतने सालों की कमाई माँ को दी। माँ अपना अकाउंट भी नहीं खोल रखा था। मैंने सिर्फ इतनी गलती करवा दी थी अपने हस्बैंड से कि इस बार तुम अपनी कमाई के पैसे अपने अकाउंट में रखा करो, क्योंकि तुम घर में मेहनत करके कमा रहे हो तो तुम मुखिया हो। इनको ही प्रॉब्लम हुई और मैंने इनका जब अकाउंट खुलवा दिया तो मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि अब तो लौंडा कमा करके अपने अकाउंट में रखेगा और मेरे को तो देगा नहीं। और ईशा की इसने सारी बात मान ली, तो इसने ही मुझसे बदला लिया कि तुरंत ही मेरी मम्मी को मोहरा बनाया। देखो ये खुद नहीं आई, मेरी मम्मी को मोहरा बनाया और वो कंप्लेंट करवा दी कि ताकि मैं मम्मी से भी लड़ूँ और झूठी रिपोर्टें करा दी कि मेरी दामाद और मेरी बेटी मुझे आकर के मारती पीटती है और मुझे जला दिया इन्होंने गर्म पानी डाल के, जबकि जले का कोई निशान भी नहीं था। पुलिस से हमें इतनी मानसिक टॉर्चर थी। पुलिस हमें धमकी देती थी, 7 साल की जेल की धमकी देती थी। 302 धारा हमें दिखाती थी कि मैंने 302 लगाती है और तुम जेल जाओगे, उसके बाद तुम्हारी जमानत होगी। इस तरह से हमें रोड टॉर्चर किया जाता था। तब भी मैंने पुलिस को कह दिया था कि ठीक है फिर आप डाल ही दो हमें जेल में, हम 7 साल वहाँ काट लेंगे। कितनी मुश्किलों से हम इस चीज़ से निकले हैं, हमें पता है। हमारा पूरा मई का महीना कैसे ख़राब करा था जो हम कमा नहीं पाए। चलिए फिर आपको मैं बताऊंगी जून के महीने में क्या हुआ था, क्योंकि केदारनाथ की आपदा आ गई थी। आपको ये भी तो बताना ना कि खाली करने का रीज़न क्या था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, बने रहिए मेरे साथ। आपके सामने अपनी ज़िंदगी के सच और इनके राज मैं लाती रहूँगी और आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि वो ज़िंदगी के सच है जो किसी को नहीं पता। जो अच्छे होने का ये मास्क पहन के बैठते हैं, ये उतारने ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी मेरी वीडियो से कोई मार्गदर्शन मिले, कोई रास्ता मिले और आपको ये भी पता चले कि इस टाइप के लोग होते हैं। चलिए धन्यवाद, आपने मुझे सुना। फिर मिलते हैं।